अब भारत में सारे चुनाव एक साथ होंगे क्योंकि ये जो एक देश एक चुनाव है उसको कैबिनेट मंजूरी मिल गई है समय से पहले। अब सवाल उठता है क्या इस्तीफा दे देगी सरकार और भारत में अब क्या क्या बदलने वाला है। और आपको जितनी भी चुनावी तारीखें याद हैं आप सब कुछ भूल जाइए क्योंकि अब नए बदलाव आने वाले हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, एक देश एक चुनाव पर सरकार का आखिरकार फैसला क्या है। दूसरा, किन राज्य सरकारों का कार्यकाल बढ़ेगा या घटेगा, यानी पूरी सरकार चल नहीं पाएगी उससे पहले ही इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा या फिर कुछ सरकारों का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाएगा। तीसरा, क्या एनडीए की साथी टीडीपी के कारण रुकेगा वन नेशन वन इलेक्शन, ये मैं आपको बताऊंगी आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। चौथा, वन नेशन वन इलेक्शन यानी ONOE पर क्यों भड़का हुआ है विपक्ष, कौन कौन इसके विरोध में है। पांचवा, क्या है एक देश एक चुनाव का इतिहास, इसके फायदे क्या है और इसके विरोध में जो लोग बोलते हैं उनका तर्क क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप यही देखिए कि एक देश एक चुनाव पर सरकार का आखिरकार फैसला क्या है। तो देखिए, देश में 7 होंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव। अभी आपको पता होगा कि कैसे कभी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव अलग होता है, कभी लोकसभा चुनाव के आपको पता है कार्यकाल फिक्स है और हमेशा कोई ना कोई चुनाव चलते ही रहते हैं, चाहे वो नगर निगम हो चाहे वो पंचायत चुनाव हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। नवंबर दिसंबर में 2024 यानी इसी साल सरकार अपना बिल पेश करेगी जो कि शीतकालीन सत्र में संसद में पेश होगा। 2 चरणों में होंगे चुनाव और मैं आपको बता दूं कि एक कोविंद पैनल बनाया गया था, यानी कमेटी बनाई गई थी और उनको कहा गया था कि आप पूरी रिपोर्ट हमको सबमिट करोगे कि आखिरकार एक देश एक चुनाव को कानूनी तौर से हम भारत में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। अब सरकार इस पर बिल लाएगी और संसद में इसको कानून बनाकर इसको पूरा का पूरा पूरे देश में लागू करवाएगी। देखिए, पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ कराए जाएंगे और फिर 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव एक साथ होंगे, यानी जितने भी निचले स्तर के चुनाव होते हैं, चाहे आप नगर निगम ले लीजिए, पंचायत चुनाव ले लीजिए, सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाएगा। देखिए, इस तरीके से ही 2029 में सारे चुनाव, चाहे वो लोकसभा हो, क्योंकि आपको पता है लोकसभा का कार्यकाल 2029 तक चलने वाला है, तो जितनी भी विधानसभाएं हैं अगर या तो उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा या उनके कार्यकाल को बीच में ही रोक दिया जाएगा। मैं आपको सब समझाऊंगी कि किस किस राज्य में कहां कहां कैसे फर्क पड़ने वाला है। सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार होंगे, यानी अभी जो अलग अलग आपकी वोटर लिस्ट निकलती है, विधानसभा चुनाव की अलग, लोकसभा चुनाव की अलग, फिर अगर पंचायत चुनाव है तो उसके लिए अलग, तो अब सब कुछ एक ही होगा, एक वोटर लिस्ट और एक आई कार्ड। अगर हंग असेंबली हो जाती है, क्योंकि सबके मन में सवाल थे कि अगर आप सारे चुनाव एक साथ कराएंगे और अगर हंग असेंबली हो जाती है यानी किसी को बहुमत नहीं मिला और या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो उस पर क्या होगा। तो देखिए, उस पर इस पूरी की पूरी रिपोर्ट का ये कहना है कि जो भी बचा हुआ कार्यकाल होगा, आपको पता है 5 साल का कार्यकाल होता है, चाहे आप विधानसभा ले लीजिए चाहे आप लोकसभा ले लीजिए, तो जो बचा हुआ कार्यकाल होगा उसके लिए नए तरीके से फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएंगे। देखिए, आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी इसमें जरूरी होगी ये करवाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कानूनी पेंच भी है। आपको संविधान में भी कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ये लागू कर सकते हो। और जब आप ये कराओगे, यानी सारे चुनाव अगर आप एक साथ करा लेते हो, तो उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि एक ही बार में पूरे देश में जब ये होगा तो आपके लिए प्लानिंग और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और सबसे ज्यादा काम इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा। 18 संवैधानिक बदलावों का सुझाव दिया गया है इस रिपोर्ट में। 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया पर पूरी की पूरी रिसर्च हुई है और वो 7 देश ये है, देखिए, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान। इन सब 7 देशों की स्टडीज की गई है और उसके हिसाब से पूरी रिपोर्ट बनाई गई है। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, किन राज्य सरकारों का कार्यकाल बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो देखिए, संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि संविधान के साथ आपको बहुत सारे छेड़छाड़ करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ये पूरा का पूरा देश में अप्लाई कर सकते हो वन नेशन वन इलेक्शन। सभी विधानसभाएं 2029 तक खत्म हो जाएंगी। और कैसे, अगर मैं आपको राज्यों के हिसाब से बताती हूँ, कुछ कार्यकाल तो बढ़ाने भी पड़ेंगे और कुछ को घटाना पड़ेगा। देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सरकार को अभी आपको पता है हरियाणा में अभी चुनाव है इसी साल 2024 में और महाराष्ट्र में भी अभी है। लेकिन 2029 की अगर हम बात करते हैं तो 6 महीने पहले ही सरकार को भंग करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर सरकार भी 6.5 महीने पहले खत्म कर दी जाएगी। झारखंड, बिहार, दिल्ली सरकार, इन सब का सिर्फ 4 साल का कार्यकाल ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर दिल्ली, बिहार, इन सब में 2025 में चुनाव है। तो अगर 2029 तक हम
बात करते हैं कि एक साथ सारे चुनाव होंगे, तो भैया आपका जो कार्यकाल होगा वो सिर्फ 4 साल का होगा इन राज्यों में। फिर देखिए, झारखंड में 8 महीने पहले, दिल्ली में 9 महीने पहले और बिहार में 16 महीने पहले आपको जो बनी बनाई सरकार है उसको भंग कर देना पड़ेगा। 2026 में बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में चुनाव है। तो अगर आप 2029 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो विधानसभा का कार्यकाल सिर्फ 3 साल ही रहेगा। 2027 में यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा, मणिपुर में इन सब में विधानसभा चुनाव है। तो अगर आप 2029 तक देख लेते हैं तो इन सारे राज्यों का कितना, सिर्फ 2 साल ही कार्यकाल रहेगा। यानी अगर यूपी, उत्तराखंड, गुजरात इन सब में जो भी पार्टी जीतती है, जो भी सत्ता में आती है, तो वो सिर्फ 2 साल ही राज कर पाएगी, क्योंकि 2029 में फिर से चुनाव हो जाएंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसका दूसरा पहलू ये है कि चुनाव ही ना कराए जाए 2027 में। यानी ये जो 2027 में अभी सपोज अगर बीजेपी सरकार है यूपी में, तो इनका कार्यकाल बढ़ा के 2029 तक कर दिया जाए, यानी 2 साल सरकार को और दे दिए जाएं कि तुम राज करो, 2029 में चुनाव होंगे, ये भी हो सकता है। या फिर लोकसभा को ही पहले करवा दिया जाएगा। तीसरा पहलू देख लीजिए, सियासी गलियारों में लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसा होगा कि 2029 में लोकसभा चुनाव तो आपको 2027 में कराने पड़ेंगे, तो लोकसभा चुनाव ही पहले करा दो, आप तो मोदी सरकार को ही भंग करो। काफी लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं। और देखिए 10 राज्य, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब का अगर मैं बात करती हूँ 2028 में इधर इन सभी 10 राज्यों में चुनाव है और कार्यकाल सिर्फ 1 साल या उससे भी कम का होगा। या फिर इधर भी हो सकता है कि 2028 में ना करवा के 2029 में चुनाव करा दे और जो अभी की सरकारें हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। और देखिए इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बहुत सारे आर्टिकल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि अनुच्छेद 83, 172, इन सब में अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। 82A को जोड़ना पड़ेगा। केंद्र सरकार सीधे ही ये संशोधन कर सकती है, यानी इन सब संशोधनों के लिए, इन सब अमेंडमेंट्स के लिए आपको राज्यों की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के पास पूरी पावर है कि वो इन सब में अमेंडमेंट्स कर सकती है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ नगर पालिकाओं, पंचायतों और इन सबको भंग करने के लिए आपको अनुच्छेद 325 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी लेनी होगी। तो आपको इस तरीके से संविधान में इतने फेरबदल करने पड़ेंगे इस सपने को सच करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी सरकार का ये सपना है। उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में भी डाला है, मोदी जी भी कई बार इस बारे में कह चुके हैं कि भैया 1 नेशन 1 इलेक्शन तो आके रहेगा और इसी कार्यकाल में आके रहेगा। तीसरा, क्या एनडीए के साथ ही टीडीपी के कारण रुकेगा 1 नेशन 1 इलेक्शन? बड़ा सवाल है, क्योंकि जब ये रिपोर्ट पेश की गई, क्योंकि आपको पता है देखिए काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स, काफ़ी सारे एक्सपर्ट से राय ली गई है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज से भी राय ली गई है। तो 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया जाता है, इसमें से 32 तो समर्थन कर देती है कि हाँ भाई लागू कर दो, हम ठीक है। 15 पार्टी इसके विरोध में है, 14 पार्टी का कोई जवाब नहीं आया है। और इन 14 पार्टी का जिसमें से जवाब नहीं आया है उसमें से एक टीडीपी है। टीडीपी जो एक बड़ी साथी है एनडीए की। आपको पता है कि अगर अभी गठबंधन सरकार चल रही है तो 2 बड़े खिलाड़ी, जेडीयू यानी नीतीश कुमार और दूसरे टीडीपी यानी नायडू की पार्टी। तो अभी नायडू की पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि मैं समर्थन में हूं या नहीं हूं। तो मैं एक बार आपको और ब्रीफ में बता देती हूँ। देखिए 32 यहाँ पर दल हैं। कौन कौन समर्थन में है? बीजेपी, एआईएडीएमके, बीजेडी, जेडीयू यानी नीतीश कुमार समर्थन कर चुके हैं। एलजेपी, एमएनएफ, शिवसेना, एसकेएम, एसएडी शिरोमणि अकाली दल, एलजेपी, एनपीपी अपना दल, आरपीएफआई, आरएलजेडी, एचएम, हम, निषाद पार्टी, एनसीपी अजीत पवार की और 15 और, ये सब समर्थन कर चुके हैं। 15 दल जो विरोध में है वो है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी मायावती की पार्टी, सीपीआईएम, एसपी अखिलेश यादव, एआईयूडीएफ, टीएमसी ममता बनर्जी, सीपीआई, डीएमके, एआईएमआईएम, ओवैसी, एनपीएफ, एमडीएमके, सीपीआई और 2 और। तो ये सारे विरोध में है। लेकिन जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है वो कौन है? बीआरएस, आईएमयूएल, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीएस, जेएमएम, कर्नाटक कांग्रेस, टीडीपी। और देखिए सबसे बड़ा मैं आपको यही बता रही हूँ, टीडीपी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। आरजेडी ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। यानी आप देखिए कि जो आरजेडी के यानी इंडिया गठबंधन वाले जितने भी देख लीजिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, ये सारे जितने भी हैं वो विरोध में है। लेकिन अभी तक लालू की पार्टी आरजेडी ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। फिर देखिए आरएलपी, एसडीएफ, वाईएसआरसीपी, एसएडी अमृतसर, आरएसपी और एनकेपी, इन सब ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। और देखिए अगर आपको पास करवाना है तो लोकसभा और राज्यसभा में इस पूरे कानून को आपको पास कराना पड़ेगा, तभी आप इसको देश में लागू कर सकते हैं। अब चौथा सवाल है कि आखिरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन पर ये विपक्ष इतना क्यों भड़का हुआ है, इनके क्या तर्क है? तो देखिए ओवैसी, आम आदमी पार्टी, मायावती, खड़गे और हेमंत सोरेन, इन सबके
जो बाइट्स हैं इन सबका जो रिएक्शन है मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ कर देती हूँ कि ये लोग आखिरकार क्या कह रहे हैं और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं, तो अगर आप साथ में चुनाव करवाते हैं तो ये मुद्दे भटक जाएंगे। पूरी प्रक्रिया संविधान के खिलाफ है। अगर आप ऐसा करते हो तो सबसे पहले तो आपको संविधान में साफ लिखा हुआ है कि 5 साल से पहले आप कोई भी सरकार भंग नहीं कर सकते, कोई भी विधानसभा भंग नहीं कर सकते, और 5 साल के ऊपर आप बढ़ा भी नहीं सकते हो। ये संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो अगर आप उसके साथ ही खिलवाड़ करोगे तो ये गलत है। सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी कि अगर एक ही साथ सारे चुनाव हो जाएंगे तो फिर ठीक है 5 साल राज करो विधानसभा, और वो सारे राज्यों की विधानसभा एक साथ हो गए, लोकसभा भी एक साथ हो गए, तो 5 साल कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। अभी तो फिर भी डर रहता है कि अगर लोकसभा चुनाव में वोट मिल गए हैं तो अभी विधानसभा भी आने हैं, तो कहीं उसमें कुछ खेला ना हो जाए, तो ये जवाबदेही बनी रहती है, डर बना रहता है। लेकिन अगर साथ में हो जाएंगे तो 5 साल तक छुट्टी। और एक सर्वे में बताया गया है कि लोकसभा विधानसभा अगर एक साथ होते हैं तो अगर हम वोटर्स पैटर्न के हिसाब से चलते हैं तो 77% वोटर्स दोनों जगह एक ही पार्टी को वोट करते हैं। अगर इस सर्वे में पता चला है अगर दोनों साथ में होते हैं लोकसभा विधानसभा तो एक ही पार्टी के पास 77% वोट जाएंगे। और अगर चुनावों के बीच 6 महीने का अंतर होता है तो वो परसेंटेज कम होकर 61% हो जाता है। 6 महीने से ज़्यादा अंतर होने पर और भी कम हो जाता है, संभावना और गिर जाती है। तो देखिए अगर एक साथ होंगे तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विपक्षी दलों को भी फ़ायदा मिल सकता है अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, क्योंकि नेशनल अपील के लिए उनके लिए एक बड़ा नेता होगा, एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा और वोटर्स भी जो है उनको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो देखिए वही अब हम फायदों पे आ गए हैं कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या है। तो देखिए एक तो बार बार चुनावों से विकास के कार्य रुक जाते हैं, बार बार जो है आचार संहिता लगती है, तो इससे वोटर भी परेशान होता है, पॉलिसीज भी परेशान होती है, यानी पॉलिसीज भी अगर कोई सिस्टम काम करना चाहता है तो नहीं कर पाता, बार बार आचार संहिता से रुकता है काम, खर्च बढ़ जाता है। आपको पता है अलग अलग चुनाव में कितना खर्चा होती है, पॉलिटिकल पार्टीज अलग खर्चा करती है, इलेक्शन कमीशन अलग खर्चा करती है, सरकार अलग खर्चा करती है। तो इन सब का जो खर्च बचाने के लिए एक ही साथ सब करा दो। लेकिन अगर आप एक साथ भी करा देते तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही चुनाव खर्चा कम हो जाएगा, आपको एक साथ बहुत सारी ईवीएम भी लगानी पड़ेगी। अभी तो आपको पता है लोकसभा में जो ईवीएम इस्तेमाल हुई, फिर उस पर एक ब्रेक आ गया तो आपने विधानसभा में इस्तेमाल कर ली। लेकिन अब आप जब सारे चुनाव एक साथ करवा रहे हो तो आपके लिए ईवीएम भी आपको ज़्यादा मंगवानी पड़ेगी, ज़्यादा बनवानी पड़ेगी, और उस पर ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी क्योंकि बार बार वोटर काम करता है, आपको भी पता है, इधर से उधर नहीं जा पाता है, कभी लोकसभा में दे दिया वोट तो विधानसभा में नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से वोटर भी बार बार वोट करके परेशान हो जाता है। एक ही बार में होगा छुट्टी, 5 साल में एक बार चुनाव हो रहा है, आर्थिक रुकावटें आ जाती हैं, सुरक्षा बल बार बार आपको ड्यूटी लगानी पड़ती है, कोर्ट पर बोझ बढ़ता है, यानी बार बार वो अपील सुने कि ये हो गया वो हो गया, एक ही बार में होगा सब खत्म। अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा में ये सारे रूल ऑलरेडी लागू हैं, इधर एक ही बार चुनाव होता है। अनुच्छेद अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन से मेजर आर्टिकल में आपको अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। तो वो है 83, 85, 172, 174 और 356। अगर आपको इसको लोकसभा से पास करवाना है इस बिल को तो कम से कम 362 सदस्यों की आपको ज़रूरत होगी कि वो इसके समर्थन में बोले, और अगर आपको राज्यसभा से करवाना है तो एटलीस्ट 163 सदस्यों की आपको ज़रूरत होगी कि आप ये बिल पास करा दो और ये भारत में लागू हो जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता देती हूँ। इतिहास ये है कि भारत में ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। अगर मैं आपको इतिहास बताती हूँ तो देखिए 1951-52 से वर्ष 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन भारत में होता था, यानी सारे चुनाव एक साथ होते थे 1967 तक। लेकिन उसके बाद बहुत सारी विधानसभाएं जब भंग करनी पड़ी तो ये जो चक्र है वो टूट गया, क्योंकि भंग करनी पड़ी तो विधानसभा अलग हो गए, लोकसभा अलग हो गए। तो 1967 के बाद ये पूरा का पूरा चक्र टूट गया। लेकिन उसके बाद से काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, चाहे आप लॉ कमीशन की ले लीजिए या इतनी रिपोर्ट्स ले लीजिए, और पूरा अभी जो सरकार ने डॉक्यूमेंट दिया है उस पे पूरा लिखित है कि किस किस ने कब कब सिफारिशें की है कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन ही होना चाहिए, उससे काफ़ी फायदा होता है। लेकिन देखिए विपक्ष हेमंत सोरेन क्या कहते हैं, ये लोग नया नया शगुफा छोड़ते हैं। पता चला है कि वन नेशन वन इलेक्शन स्वीकृत हो गया, ये देश में चाहते हैं कि एक ही दल राज करे, एक ही सरकार हमेशा रहे, चाहे राज्य हो या देश, दूसरा कोई सरकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक।
सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले ये लोग, सामंती लोग राज करने के फिराक में हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। खड़गे क्या कहते हैं? ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के प्रतिकूल है, ये फेडरलिज्म के विरुद्ध है, देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और ये प्रैक्टिकली नहीं है। खड़गे का ये बयान है, देखिए, और ये केवल ध्यान भटकाने का भाजपाई मुद्दा है कि अभी उन्होंने ये शिगुफा छोड़ दिया है ताकि आपका ध्यान हट जाए कि कैसे राहुल गांधी को धमकियां मिल रही हैं, कैसे तमाम बुलडोजर एक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई, और ये सारे जितने भी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, सब भूल जाए और वन नेशन वन इलेक्शन पे आ जाए। ये कांग्रेस का कहना है। ओवैसी ये कह रहे हैं कि मल्टीपल इलेक्शंस आरंट अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन एक्सेप्ट मोदी एंड शाह, just because they have a compulsive need to campaign in even municipal and local body election does not mean that we need simultaneous polls। और इनका साफ कहना है कि ये संविधान के खिलाफ है और हम इसके खिलाफ हैं। आम आदमी पार्टी देख लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन केवल बीजेपी का जुमला है। आम आदमी पार्टी ने भी ये कह दिया है। मायावती कह रही है, देखिए हमारा जो स्टैंड है इसमें सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड व यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते हैं। कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है। ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उनके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है, इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी अपने लोगों को ठेके पर दे रहे हैं। जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके के चुनावों को एक साथ करवा के दिखाए, फिर तो पूरे देश की बात की जाए। और अगर मैं आपको बताती हूँ, ये वो बुक है जिसको प्रेजेंट किया गया, ये रिपोर्ट है जो कि कोविंद पैनल ने इसको पूरा का पूरा हमारे सामने रखा है, और उसमें ये बात लिखी हुई है कि अगर आप इसमें चैलेंजेस में जाते हैं तो आपको ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में साफ है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको असेंबलीज को भंग करना पड़ेगा उनकी कार्यकाल से पहले, और संविधान ये करने की आपको इजाज़त नहीं देता है। और अगर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन इस पूरे के पूरे पैनल में है, तो देखिए, इसको लीड कर रहे हैं, आपको पता है, श्री रामनाथ कोविंद, फिर अमित शाह इधर हैं, गुलाब नबी आज़ाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे बड़े वकील हैं, संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल और नितेन चंद्र, ये सब इस पूरी की पूरी कमेटी के मेंबर्स हैं। और ये कुछ मैंने निकाले थे आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है कि इसकी ज़रूरत क्यों है और आखिरकार ये देश के लिए ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर अब बिल आना है नवंबर में। अब वो पास होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़